Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amicus. So today we will start with a new chapter, that is chapter 3 of part 6, State Legislature. Article 168 to Article 212 deals with it. Article 168. Article 168 is all about constitution of legislature and state. First point हमें ये बताता है कि हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर होता है जिसके अंदर गवर्नर होते हैं एक, और इसका क्लॉज सब क्लॉज ए हमें ये बताता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हाउसेस होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये बताता है बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एक हाउस होता है। पॉइंट सेकंड हमें ये बताता है कि जो 2 हाउसेस है वो कौन से 2 हाउसेस होते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, उसमें फर्स्ट हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, दूसरा हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और जहाँ पे एक हाउस होता है वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। आर्टिकल 169 हमें ये बताता है कि अबॉलिशन और क्रिएशन कैसे होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो होते हैं 2/3 से ज्यादा होने चाहिए, 2/3 से कम नहीं हो सकते हैं प्रेजेंट वोटिंग के हिसाब से। और सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो क्लॉज 1 के अंदर हमने बात की है, अगर उस लॉ के अंदर कोई भी चेंजेस की जरूरत है तो अमेंडमेंट के थ्रू हम उस लॉ को चेंज कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश जो था वो पहले तेलंगाना में आता था, तब तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश में आता था। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर ही तेलंगाना था। बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको चेंज करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया, फिर जाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग बन गए। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि ऐसा कोई भी लॉ अमेंड नहीं हो सकता है जब तक वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं है। आर्टिकल 170 हमें ये बताता है कि कंपोजिशन क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि 500 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 60 से लेकर 500 तक के मेंबर्स हो सकते हैं, 60 से कम नहीं हो सकते और 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और आर्टिकल 333 ये बताता है कि जो एंग्लो इंडियंस है वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं और वो नॉमिनेट गवर्नर ही करते हैं। पॉइंट सेकंड हमें ये बताता है कि जो क्लॉज 1 में बात करी गई है वहां पे, क्योंकि जो इसके इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, एमएलएस के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो जो एक इलेक्शंस है, ये स्टेट्स इलेक्शंस कैसे होता है, जो स्टेट्स होता है उनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, और उसके बाद ही सीट अलॉट की जाती है। पॉपुलेशन किस बेसिस पे होती है डिवाइड? सेंसस के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को पता लगाते हैं, क्योंकि ये सब हमने हमारे पार्लियामेंट के वीडियो में पढ़ा था। तो आप हमारा पार्लियामेंट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, और बेटर कंपैरिजन के लिए दोनों वीडियोस को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगी हर चीज। उसके बाद पॉइंट थर्ड में ये बताया गया कि जो सेंसस है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कैसे करा जाएगा, और क्या कहते हैं डिवीजन कैसे होगा। तो ये डिवीजन जो होगा वो पार्लियामेंट करेंगे, पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे उस चीज के लिए कि कैसे डिवीजन करना है और कैसे असेंबलीज को डिवाइड करना है और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सब क्लॉज 1 में अपन ने क्लॉज 1 में हमने बात करी थी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन, एंग्लो इंडियंस की, जो आर्टिकल 333 में बताया गया उसमें ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में 70 जो है वो एमएलए चूज किए जाते हैं, तो 69 जो होंगे एमएलए वो डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे, और जो एक एमएलए है वो एंग्लो इंडियन चूज किया जाएगा जो करेंगे गवर्नर। आर्टिकल 171 हमें ये बताता है कि जो पॉइंट 1, पहला पॉइंट ये बता रहा है कि टोटल नंबर जो मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बताता है इसमें टोटल मेंबर जो होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, वो 1/3 मेंबर जो है स्टेट असेंबली में उनसे कम नहीं हो सकते, या तो टोटल नंबर 40 से कम नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ नहीं बनाया है तो क्लॉज 3 जो है उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए वही फॉलो किए जाएंगे इस कंपोजिशन के लिए। क्लॉज 3 के अंदर पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट में हमें ये बताया कि जो 1/3 मेंबर्स जो इलेक्ट्रोल के लिए चूज कर रहे हैं वो म्यूनिसपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल अथॉरिटीज में से हो सकते हैं जो स्टेट पार्लियामेंट चूज करती है। स्टेट जो होता है स्टेट के अंदर वो लोकल अथॉरिटीज वो चूज करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि 1/12 जो मेंबर इलेक्ट्रॉनिक के चूज किए जा सकते हैं जो स्टेट के हो,
बट उन्होंने 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स करा हुआ होना चाहिए, कोई भी कोर्स हो वो, बट 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है 1/12 मेंबर्स जो है वो भी चूज किए जा सकते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन के हो, जो टीचर्स हो एटलीस्ट वो 3 इयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में हो और वो लोअर एजुकेट मतलब वो प्राइमरी स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे हो, वो सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स होने चाहिए। डी पॉइंट हमें ये बताता है जो 1/3 मेंबर है स्टेट असेंबली के मेंबर्स जो नहीं है, तो दूसरे क्या कहते हैं जो मेंबर्स नहीं है असेंबली के वो भी 1/3 मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जा सकते हैं। और बाकी जितना भी कुछ भी अमाउंट अगर रिमेनिंग बचता है तो वो गवर्नर चूज करते हैं, जो क्लॉज 5 के अंदर बात की गई है। क्लॉज 5 के अंदर ये बताया गया है कि जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट होंगे गवर्नर से किसी बेसिस पे। बेसिस क्या है, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। और उसमें ये 4 जो फील्ड्स है, 5 जो फील्ड्स है उस पे के बेसिस पे होते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। ये हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था, तो आप प्लीज 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 जाकर पार्लियामेंट का वीडियो देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक छोड़ दूंगी, तो आप उधर से भी जाके क्लिक कर सकते हैं कि वो बेटर आपको कंपैरिजन दे देगा और आपको इजीली हर आर्टिकल लर्न हो जाएगा। अब आते हैं सब क्लॉज 4 पे। क्लॉज 4 में ये बताया गया कि जो सब क्लॉज ए बी सी जो है थर्ड क्लॉज का, उसमें जितनी भी बातें बताई गई है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे होता है, जो पार्लियामेंट बनाती है लॉ। और जो इलेक्शन जो होता है सब क्लॉज जो डी के अंदर बात बताई गई है, डी डी में जो बताया गया है कि वोट के बेसिस पे, उसमें जो है वो सिंगल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होगा और जहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। अब आते हैं आर्टिकल 172 पे जो ड्यूरेशन की बात बताता है। ड्यूरेशन जो स्टेट लेजिस्लेचर का होता है, फर्स्ट पॉइंट, हर लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, आप पे सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स का टाइम पीरियड रहता है, इनका टेन्योर रहता है, किसी का ज्यादा नहीं होता किसी का कम नहीं होता। और ये डिसॉल्व कब होती है, ये डिसॉल्व 5 ईयर के बाद ही होती है, जो इनका मीटिंग डे होता है उसके स्टार्ट होने से, अपॉइंट जिस दिन अपॉइंट हुआ है, मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग होती है वहां से स्टार्ट होता है और 5 इयर्स तक रहता है, और उसके बाद 5 ईयर से वो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता आगे। और डिसॉल्व कब होती है, डिसॉल्व की कोई इमरजेंसी वाली चीज में होती है, जैसे अगर सीएम ने रिजाइन कर दिया तो फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब आती है बात इसके अंदर ये एक सब पॉइंट बताया गया है कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है, अगर स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1 ईयर तक एक्सटेंड की जा सकती है, एक टाइम पे वो 1 ईयर तक एक्सटेंड की जा सकती है। और अगर नेक्स्ट ईयर भी वो इमरजेंसी चल रही है तो वो सेकंड टाइम भी 1 ईयर तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जैसे ही अगर इमरजेंसी सीज हो जाती है, इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तब उनको 6 मंथ से ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं कर सकते और 6 मंथ्स के बाद वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी डिसॉल्व नहीं होती स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। और पार्लियामेंट पे हमने बात की थी, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। बट जो उसके 1/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो हर सही 2 साल में रिटायर होते हैं, तो इसका भी जो लॉ बनाते हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है। अब चलते हैं 173 पर, जो क्वालिफिकेशन की बात करता है। क्वालिफिकेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये बताता है कि जो मेंबर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और वो कोई ओथ या अफर्मेशन लेनी, वो ओथ उनको लेना पड़ता है, शपथ उनको लेनी पड़ती है। किसके सामने शपथ लेनी पड़ती है, इलेक्शन कमिश्नर ने जिसको भी अपॉइंट किया रहता है उसके सामने उनको शपथ लेनी पड़ती है, जो थर्ड शेड्यूल में दी गई है। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि कोई क्वालिफिकेशन भी प्रोसेस करनी चाहिए उन्हें, जो पार्लियामेंट में बताई गई है। जो पार्लियामेंट क्वालिफिकेशन देते हैं वो उनकी पास होनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 174 पर। 174 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और प्रोक्रेनेशन एंड रिजोल्यूशन की बात करता है। ये चीज हमने पार्लियामेंट में भी देखी थी और सेम ही है, वो बात सेम ही है, बिल्कुल सेम चीजें है। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज जाके पार्लियामेंट वाला वीडियो देखिए और कंपेयर करके पढ़िए, तो आपको इजीली बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। गवर्नर, अब इसके अंदर है कि फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि गवर्नर टाइम टू टाइम समन कर सकता है दोनों हाउसेस को, या हाउसेस को और ईच ऑफ हाउसेस और हाउसेस का यहाँ पे ये मतलब है कि जो स्टेट्स में दोनों हाउसेस है वहाँ पे दोनों हाउसेस को बताना, और जो जो स्टेट्स में एक हाउस है वहाँ पे सबको बताना।
समन का मतलब है कि वो मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, टाइम और प्लेस गवर्नर ही डिसाइड करते हैं, बट एक मीटिंग का जो टाइम पीरियड गैप होता है वो 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग के 6 मंथ्स बाद ही सेकंड मीटिंग होती है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है गवर्नर जो है टाइम टू टाइम प्रोक्योर कर सकता है हाउस और ईदर हाउस को, मतलब वो टेम्परली ब्रेक ले सकता है, जैसे सेशंस होते हैं तो मॉनसून सेशन के बाद विंटर सेशन आता है तो वो वहाँ पे ब्रेक ले सकता है, टेम्परली क्लोज कर सकता है हाउसेस को, और वो डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, अब नई नई गवर्नमेंट आएगी तब नई असेंबली वापस से बनेगी। अब आते हैं हम आर्टिकल 194 पे। हम इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं, और बाकी जो आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ चाहिए और सारे अगर अच्छे से पूरे डिटेल नोट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आर्टिकल 194 जो है वो पावर प्रिविलेजेस बात करता है हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स एंड ऑफ द मेंबर्स एट द कमिटी देयर ऑफ। तो इसका पॉइंट 1 हमें ये बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, हर पर्टिकुलर मेंबर के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो कोई भी मेंबर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए अंदर जो भी मेंबर्स है वो लाइबल नहीं होंगे, कोई भी no member of the state legislature of a state shall be liable to any proceedings in a court in respect of anything said or vote given by him in a legislature or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of house of such a legislature any report, paper, notes, or votes or proceedings। कोई भी मेंबर लाइबल नहीं होगा अगर वो उन्होंने किसी और को वोट दे रखा है असेंबली के अंदर, और कोई भी मेंबर लाइबल नहीं होगा अगर कोई भी पब्लिकेशन या रिपोर्ट या कोई भी पेपर पब्लिश होता है किसी भी हाउस के थ्रू। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो पावर्स प्रिविलेज इम्यूनिटीज वगैरह जितनी भी मेंबर्स को मिलती है वो ये खुद मेंबर्स डिसाइड करते हैं, और अगर ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तब सेक्शन जो 26 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें 44 अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर जितनी भी प्रोविजन दी गई है वही फॉलो की जाती है और उसी के बेसिस पे इनकी पावर्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि जो क्लॉज 1 2 3 के अंदर बात की गई है वो सारी चीजें एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल अप्लाई होती है इन रिलेशन टू अ पर्सन who by virtue of the constitution had a right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of or house of the legislature of a state or committee thereof as they apply in relation to or of that legislature। अब आर्टिकल 199 पे बात करते हैं जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। ये चीज हमने राज्यसभा और लोकसभा में भी पढ़ी थी और पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टेट सेम है स्टेट के लिए भी। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि मनी बिल जो होता है मनी बिल के अंदर कुछ चीजें कंटेन करती है जो ए सब क्लॉज ए से लेकर जी के अंदर बात की गई है। अगर कोई भी बिल अगर ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही वो मनी बिल कहा जाता है। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, या किसी टैक्स का हमें अबॉलिश इम्पोज किसी टैक्स को हमें इम्पोज करना है, अबॉलिशन करना है मतलब स्टार्ट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें उस टैक्स को रेगुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जितनी भी बोरोइंग्स हमने रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स होती है जो हम बोरोइंग वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, आईएमएफ से लेते हैं, हम किसी अपनी नेबरिंग कंट्री को वो बोरोइंग्स देते हैं, और क्या कहते हैं उसकी अगर उसकी नेबरिंग कंट्री अगर किसी बैंक से बोरिंग्स लेता है और हम उस कंट्री के लिए गारंटर बनते हैं तो वो भी जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो भी मनी बिल के फॉर्म में ही बनता है। थर्ड पॉइंट ये बताता है जो कस्टडी होती है कंसोलिडेटेड फंड की और कंटिजेंट फंड की, उसका जो पेमेंट और विड्रॉल रहता है इन फंड्स का, दोनों फंड्स का। कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होते हैं जिसमें जो फंड जो है जिसमें सबकी सैलरी वगैरह का दिया जाता है, और कंटीजेंसी फंड वो होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज किए जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड जो होते हैं वो हमारे जो हम टैक्सेस पे करते हैं वो ही सारा पैसा होता है, वही सारी चीजें होती है जो उस कंसोलिडेटेड फंड में रहती है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, अगर कंसोलिडेटेड फंड से कुछ अमाउंट बचा के रखा है तो कभी आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए वो भी मनी बिल में ही डाला जाता है।
द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से, जैसे अगर गवर्नमेंट रोड्स बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड से ही रहते हैं। तो वो जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है वो सब चीज जो सारी चीजें वो भी मनी बिल में ही मानी जाती है। रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द पब्लिक अकाउंट, और अगर कोई रेवेन्यू आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर तो वो भी माना जाता है। और पब्लिक अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे हमारे अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, वो सारा पैसा भी गवर्नमेंट के पास ही रहता है जो कंसोलिडेटेड फंड में रहता है। अब जितनी भी हमने पॉइंट ए से लेकर एफ तक में बात करी गई है वो सारे मैटर्स जो है वो मनी बिल को बताते हैं। जो जी पॉइंट में भी ये बताया गया है, सब क्लॉज ए टू एफ जो है वो मनी बिल के बारे में बताते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड क्लॉज जो है वो ये बताता है कि मनी बिल जो है वो छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं बनेगा। अगर किसी के ऊपर किसी को फाइन इम्पोज करना है, किसी चीज को पेनल्टीज लगानी है, तो उस चीज के लिए मनी बिल नहीं बनेगा। इस चीज के लिए मनी बिल कभी नहीं बनता है। मनी बिल तभी बनता है जब उसकी कंडीशंस फुलफिल होती है, जो हमने कंडीशंस अभी बात करी गई है। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो ये बिल है वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उस बिल पे पहले देख मतलब पहले ये लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, उसके बाद काउंसिल में जाता है। अगर ये लोग एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक फाइनल डिसीजन वो डिसीजन लेता है, और वही डिसीजन जो होता है उससे फाइनल माना जाता है। फोर्थ पॉइंट ये बताते हैं जो मनी बिल है वो पहले तो ट्रांसमिट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर आर्टिकल 198, पहले सॉरी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले असेंबली में पास होता है, बिल के बारे में डिस्कशन होता है। अगर वहां से पास होता है तो फिर वो काउंसिल में जाता है, और काउंसिल के बाद पास होने के बाद वो गवर्नर के पास जाता है, जो आर्टिकल 200 में है, जहाँ पे गवर्नर अपनी एसेंट देता है और सिग्नेचर और the certificate of a speaker of legislative assembly signed by him, और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है उस मनी बिल पे साइन करता है और स्टैंप लगाता है, तब जाके वो बनता है मनी बिल। अब आर्टिकल 200 हमने यहाँ पे बताया, जैसे वो बात करता है असेंट ऑफ बिल की। असेंट ऑफ बिल्स, इसमें असेंट ऑफ बिल्स में ये बताया गया है कि जो बिल है वो पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टेट की। अब वो बिल इन केस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी पास कर दिया, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, उसके बाद ये गवर्नर के पास जाता है। अगर गवर्नर इसको पास कर देता है, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो असेंट दे देते हैं डायरेक्टली अपने सिग्नेचर करके, और नहीं अगर अगर उनको नहीं पसंद आता है तो वो उनको उसको वो विल होल्ड करते हैं, वो अपने पास रखते हैं उस बिल को, और वो उस बिल के लिए प्रेसिडेंट की भी कंसिडरेशन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास तीन चीजें होती है, या तो वो पास कर देते हैं डायरेक्टली, अगर उनको नहीं पसंद आता है तो वो विद होल्ड करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर उन्हें वो प्रेसिडेंट की भी इसमें कंसिडरेशन ले सकते हैं, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिम, अगर गवर्नर को ये बिल पसंद नहीं आता है तो गवर्नर जो है इस मनी बिल के अंदर मैसेज लिख के भेज देंगे कि इसमें ये चीज हटानी चाहिए और ये चीज ऐड करनी चाहिए, ऐसे करके वो मैसेज लिख देंगे कि इंट्रोड्यूस एनी सच अमेंडमेंट और रिमूव एनी सच अदर अमेंडमेंट लाइक दिस, ऐसा कुछ करके वो मैसेज करते हैं, और वो मैसेज के साथ वो बिल को वापस से हाउसेज में रिटर्न कर देते हैं। और वहां पे वो दोनों हाउसेज उस बिल को रिकंसिडर करते हैं, वापस से देखते हैं, और अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट लाना है और अगर बिल पास हुआ है वापस से हाउसेस से विद और विदाउट अमेंडमेंट, या उसमें अमेंडमेंट उन्होंने को ऐड करा या नहीं करा, और वापस से अगर वो गवर्नर के पास प्रेजेंट हुआ तो गवर्नर उसे फिर विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, गवर्नर उसे अपने पास विदहोल्ड नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते हैं, उन्हें फिर तो असेंट देनी ही पड़ती है। सेकेंड पॉइंट में हमें ये बताया गया कि जो गवर्नर है प्रेसिडेंट की कब कंसिडरेशन ले सकते हैं। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट की तब कंसिडरेशन ले सकते हैं जब हाई कोर्ट को जो बिल जो है वो हाई कोर्ट को हाई कोर्ट के लॉ को वो कर रहा है, हाई कोर्ट के लॉ को अफेक्ट कर रहा है या हाई कोर्ट को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ बातें है उसके अंदर जिसमें गवर्नर फिर जाके प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट जो है फिर अपना क्या कहते हैं असेंट बताते हैं उस चीज पे। आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज हमने पार्लियामेंट में भी पढ़ी थी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं बजट। जो गवर्नर है
इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है तो गवर्नर दोनों हाउसेस के साथ मीटिंग करते हैं और फिर लेजिस्लेचर ऑफ द लेजिस्लेचर स्टेट, हाँ, फिर उस टाइम वो स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स देखते हैं स्टेट्स के उस ईयर में, और पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से वो बिल्स बनते क्या कहते हैं बजट्स बनाते हैं। और हर बजट होता है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग पे बनता है। अब चलते हैं आर्टिकल 210 पे, जो लैंग्वेजेस की बात करता है, लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि जो पार्ट 27 है उसके अंदर जो प्रोविजन है आर्टिकल 348 का, उसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। बिजनेस इन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शेल बी ट्रांसलेट इन ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज दो बताई गई है, जो हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें बिजनेस किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या कोई भी पर्सन जिसको प्रॉब्लम आ रही है इन लैंग्वेज में बात करने में, वो नहीं बात कर पा रहे हैं, तो फिर वो उन लैंग्वेज में बात करेंगे जिसमें वो कंफर्टेबल है या जो उनकी मदर टंग है। सेकंड क्लॉज ये बताता है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है उसमें ये बताया गया कि दिस आर्टिकल शेल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 years from the commencement of the constitution has affected if the word or in English was omitted thereof। में ये बताया गया कि जब तक लॉ नहीं बन जाता है, तब तक अगर कोई ऐसा लॉ नहीं बनता है, तो 15 years के बाद जो ये वर्ड इंग्लिश है ये ओमिट किया जाएगा, ये हटा दिया जाएगा। अगर लॉ बन गया कि नहीं इस वर्ड को नहीं हटा सकते तो फिर नहीं हटा पाएंगे, बट अगर लॉ नहीं बनता है तो 15 ईयर्स के बाद जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हट जाएगी। अब इसमें ये बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट कि स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में ये जो क्लॉज का जो इफेक्ट था 15 ईयर्स का, उसको चेंज करके वहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया 25 ईयर्स। 25 ईयर्स तक इन जो स्टेट्स है, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे 25 ईयर्स तक वर्ड जो इंग्लिश है वो नहीं हटा सकते हैं। और अगर हटाना है मतलब वो, और अगर नहीं हटाना है हमेशा के लिए तो लॉ बनाना पड़ेगा, और अगर हटाना है तो ये 25 ईयर्स बाद खुद ही वर्ड ओमिट हो जाएगा। Provided further that in relation to the legislature of a state of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram, this clause shall have to be effective for the words 15 years occurring there, the word 40 years were substitute। तो यहाँ पे गोवा, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 40 इयर्स तक के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया था 15 इयर्स से। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे सब में 15 इयर्स होगी, एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में 25 इयर्स के तक के लिए होंगे, और एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम के लिए 40 इयर्स तक के लिए होंगे। और अगर लॉ बन जाता है कि नहीं इंग्लिश वर्ड को ओमिट नहीं करना है, तो फिर वो कभी नहीं ओमिट हो सकता है। अब चलते हैं आर्टिकल 211 पे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, कि कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या, क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। तो लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया है या जजमेंट पास किया, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के अंदर, ना ही पार्लियामेंट में होता है। तो इन सब चीजों के बारे में कभी डिस्कस नहीं हो सकता। आर्टिकल 212 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। कोर्ट्स जो है, फर्स्ट पॉइंट, जो कोर्ट्स हैं वो कोई भी जो भी कुछ भी अगर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कुछ भी होता है तो कोर्ट्स उसमें इंक्वायर नहीं कर सकते, कोर्ट को कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। वो चीज या तो फिर स्पीकर देखते हैं या तो फिर वहाँ के चेयरमैन संभालते हैं, बट कोर्ट्स जो है वो किसी भी चीज में इंक्वायर नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज में उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है नो ऑफिसर और नो मेंबर or member of the state legislature in whom the power by or under this constitution for regulating procedure or conduct of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of court in respect to exercise by him of those power। अगर कोई अगर कोई ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को एडजर्न करना पड़ता है, किसी को हटाना पड़ता है, तो वो ऐसा हो सकता है, हम मतलब किसी मेंबर को हटाना पड़ रहा है किसी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो जो चीज है वो स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। यहाँ पे जो होता है चैप्टर 3 जो है वो बेसिकली यहाँ पे खत्म हो गया पार्ट 6 का। अब जो चैप्टर 4 है वो जो है वो बात करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर।
लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 213 है, बस 213 इससे डील करता है पावर ऑफ अ गवर्नर। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि क्या पावर्स रहती है गवर्नर की लेजिस्लेचर के अंदर। ओके, तो पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलेगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। इसमें अब पावर ऑफ गवर्नर, पावर जो है गवर्नर की, वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब रिसेशन ऑफ लेजिस्लेचर हो, मतलब दो सेशंस हो चुके होंगे लेजिस्लेचर के, उसके बीच में। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, दोनों हाउसेस ऑर्डिनेंस बना सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी के टाइम पे ही ऑर्डिनेंस बनता है, ऐसे ऑर्डिनेंस नहीं बनते हैं। वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट एक्सेप्ट बोथ हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर आर इन सेशन। और अगर दोनों हाउसेस अगर सेशन में है तब नहीं बना सकते वो। दोनों हाउसेस अगर सेशन में है तब नहीं बना सकते हैं वो बना सकते हैं जब दो सेशंस हो गए उसके बाद ही बन सकता है। अब उसमें ये मैटर नहीं करता है कि अगर एक हाउस जो है वो सेशन में है तब नहीं बन सकता। अगर एक हाउस सेशन में है तब भी बिल बन सकता है, अगर एक हाउस दूसरा हाउस सेशन में नहीं है तब तब भी ऑर्डिनेंस बन सकता है। अब इसमें ये बात आ गई है कि ऑर्डिनेंस जो है उसमें गवर्नर जो है उसकी है ना असेंट, गवर्नर की असेंट कब, सॉरी, गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस के लिए कब कब प्रेसिडेंट्स के इंस्ट्रक्शन और असेंट को फॉलो करता है। पॉइंट ए, जो बिल जो है जो जो बिल गवर्नर को ऐसा लगता है जिसमें उसके प्रेसिडेंट की असेंट लेनी चाहिए थी और उस पे उन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया बिना प्रेसिडेंट के, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें प्रेसिडेंट का असेंट लेनी चाहिए रहती है, उसमें लेनी पड़ती है और उसी के बाद ही वो ऑर्डिनेंस बनता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो गवर्नर को जो मनी बिल बना था, जो दोनों हाउसेस से पास होकर गवर्नर के पास आया था, गवर्नर को लगा था इस पे कि मैं प्रेसिडेंट की को रिजर्व करने के लिए रखता हूँ, तो उस टाइम जो है गवर्नर वो बिल को रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। और अगर उन्हें ऑर्डिनेंस बनाना है उस पे तो वो पहले प्रेसिडेंट से पूछेंगे उसके बारे में। थर्ड पॉइंट ये कि जो एक्ट जो है, अब कोई एक्ट है उस पे हमें ऑर्डिनेंस बनाना है, तो पहले वो एक्ट के लिए भी गवर्नर को उसे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रखना पड़ेगा, फिर ही वो बाद में उस पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एक्ट और ऑर्डिनेंस होता है वो दोनों साइमल्टेनियसली सेम ही रहते हैं, बट ये बात है कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो जो है टेम्परेरी, ऑर्डिनेंस जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है और जो एक्ट होता है वो परमानेंट होता है। तो अब ये बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हाँ, जो ऑर्डिनेंस जो होता है वो 6 वीक्स तक के लिए होता है, वो इमरजेंसी के टाइम पे बनता है। जैसे अब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो उस टाइम ऑर्डिनेंस बनाना पड़ता है, बट जैसे असेंबली री असेंबल होती है तो वो 6 वीक्स तक के लिए होता है। उसके बाद जो असेंबली है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि इस ऑर्डिनेंस के साथ क्या करना है, इसको लॉज के साथ एक्ट बनाना है या इसको डिसॉल्व करना है। तो ये सब चीजें असेंबली के पास पावर होती है कि वो उन्हें इस एक्ट का क्या करना है आगे चल के। दैट्स ऑल फॉर इट। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, ये सीरीज मतलब ये आज का वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जो हमारा पार्लियामेंट वाला वीडियो है उससे भी जाके देखिए, क्योंकि बेटर कंपैरिजन आपको मिल जाएगा अच्छे से। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस वीडियो के भी डिटेल नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।